हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पर्यावरण ये शब्द हम सब ने सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? आज की क्लास में हम इसी को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए। तो देखिए, पर्यावरण का मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जो हमें घेरे हुए हैं और हमारी जिंदगी पर, हमारी एक्टिविटीज पर असर डालता है, वही पर्यावरण है। जैसे हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये सब कुछ पर्यावरण का ही हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो हमारे आसपास की हर चीज। अब इस पर्यावरण को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं जैविक घटक यानी बायोटिक। इसमें सारी जिंदा चीजें आती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हम इंसान, जानवर और वो छोटे छोटे जीव जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, मतलब सूक्ष्म जीव। और दूसरा हिस्सा है अजैविक घटक, मतलब एबायोटिक। इसमें वो सब आता है जिसमें जान नहीं है, जैसे पानी, मिट्टी, पत्थर, सूरज की रोशनी, हवा। तो सवाल ये उठता है कि ये जैविक और अजैविक घटक हैं कहाँ? ये हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों या कह लीजिए सिस्टम्स में मौजूद हैं। इन्हीं को हम पर्यावरण के मंडल कहते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। अगर आप पृथ्वी की सतह को देखें तो ये चार्ट बड़ा क्लियरली बताता है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब करीब 71% पानी से ढका हुआ है। यही है हमारा जलमंडल। और जो बाकी का 29% बचा, वो है जमीन, जिसे हम कहते हैं स्थलमंडल। बिल्कुल, तो स्थलमंडल और जलमंडल तो हो गए। इनके अलावा दो और जरूरी मंडल हैं। एक है वायुमंडल, जो हमारे चारों तरफ हवा का घेरा है, और चौथा है जैवमंडल। और मिश्रा सर, सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि ये जो जैवमंडल है ना, ये वो जोन है जहां ये तीनों जमीन, पानी और हवा आपस में मिलते हैं, और इसी मिलाप की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाता है। चलिए अब एक काम करते हैं, इन मंडलों में से एक को यानी वायुमंडल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सोचिए, ये गैसों का एक कंबल है जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेट रखा है। तो आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या है, आइए जानते हैं। तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? ज्यादातर लोगों को लगता होगा ऑक्सीजन, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, पूरे 78%। और जो ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी जरूरी है, वो तो सिर्फ 21% ही है। अब ये जो वायुमंडल है, ये कोई एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि ये कई परतों से मिलकर बना है, ठीक एक प्याज की तरह जिसके छिलके उतरते जाते हैं। अगर हम जमीन से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएं, तो इनका एक फिक्स ऑर्डर है जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले शोभमंडल, फिर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे आखिर में सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। जी हाँ, और जानते हैं जो सबसे नीचे वाली परत है यानी शोभमंडल, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मौसम से जुड़ी सारी हलचल, चाहे वो बारिश हो, आंधी तूफान हो या बादलों का बनना, सब कुछ इसी परत में होता है। और क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर आती है समतापा मंडल। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है ओजोन लेयर। जी हाँ, वही ओजोन परत जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ये एक तरह से हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। और हाँ, इसी वजह से जो हवाई जहाज होते हैं ना, वो भी इसी परत में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मौसमी गड़बड़ी नहीं होती, सब शांत रहता है। बहुत सही कहा मिश्रा सर। तो हमने पर्यावरण के फिजिकल हिस्सों को, मतलब उसके मंडलों को तो समझ लिया। पर अब जो असली सवाल है वो ये है कि इस माहौल में रहने वाले जीव जंतु ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। बस इसी आपसी लेन देन और तालमेल के सिस्टम को हम पारिस्थितिक तंत्र, या आसान भाषा में कहें तो इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो इकोसिस्टम शब्द है ना, इसे सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने समझाया कि एक ऐसा सिस्टम है जहां सारे जीवधारी सिर्फ आपस में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की बेजान चीजों, मतलब अपने भौतिक और रासायनिक वातावरण के साथ भी लगातार क्रिया करते रहते हैं। अब अगर हम किसी भी इकोसिस्टम के जिंदा कंपोनेंट्स को देखें तो उन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, जो कि हमारे हरे पेड़ पौधे हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, जो इन पौधों को या दूसरे जानवरों को खाते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं अपघटक यानी डीकंपोजर्स, जैसे फंगस और बैक्टीरिया, जो मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और इन तीनों में से अगर आप पूछें कि सबसे जरूरी कौन है, तो वो हैं उत्पादक
यानी हमारे पेड़ पौधे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अकेले हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सूरज की रोशनी से। इसीलिए तो इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सच कहूं तो यही पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद हैं। इनके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स तो समझ आ गए, पर इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है? इसे चलाने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? जवाब है ऊर्जा। तो चलिए अब समझते हैं कि ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में कैसे ट्रैवल करती है, कैसे इसका फ्लो होता है। एनर्जी के इस फ्लो को समझने का सबसे आसान तरीका है एक फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला को देखना। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। घास या कोई पौधा है जो उत्पादक है, उसको एक टिड्डा खाता है जो हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उस टिड्डे को एक मेंढक खा लेता है तो मेंढक हुआ द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर उस मेंढक को एक सांप खा जाता है जो बन गया तृतीयक उपभोक्ता। देख रहे हैं, ये एनर्जी का एक सीधा साधा रास्ता है। और इस फूड चेन का एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। वो ये कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब एनर्जी पौधे से सांप तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन ये कभी भी सांप से वापस मेंढक या मेंढक से टिड्डे में नहीं आ सकती। ये उल्टा नहीं चलता। और यहीं पर आता है लिंडमैन का बहुत ही फेमस 10% का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, जैसे टिड्डे से मेंढक में, तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी की 90% एनर्जी तो पहले वाला जीव अपनी रोज की एक्टिविटीज में, सांस लेने में, चलने फिरने में ही खर्च कर चुका होता है। आप इसे एक तरह का एनर्जी टैक्स समझ सकते हैं जो हर लेवल पर कटता है। तो अब इस 10% नियम का असली मतलब क्या निकला? जरा सोचिए, जो हमारी फूड चेन थी, पौधा, टिड्डा, मेंढक, सांप, उसमें सबसे कम एनर्जी आखिर में किसको मिलेगी? बिल्कुल सही, जो टॉप पर है यानी सांप, क्योंकि हर स्टेप पर 90% एनर्जी तो लॉस हो गई। तो जाहिर है जो सबसे आखिर में है उस तक एनर्जी का सबसे छोटा हिस्सा ही पहुंचेगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।